अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज़ वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा, लाहौर। आज हम एक केस लेकर आए हैं। ये एक भैंस है, इसको रूमिनेंट एसिडोसिस का मसला बना हुआ है, अक्यूट रूमिनेंट एसिडोसिस। असल में रूमिनेंट एसिडोसिस का मसला जानवरों को क्यों बनता है? जो जानवर दूध देने वाले जानवर होते हैं और दूध की प्रोडक्शन की ज़्यादती की वजह से जानवर चारा भी ज़्यादा खाते हैं, जानवर वंडा भी ज़्यादा खाते हैं, दलिया, खाल और इसके साथ साथ चना वगैरह, या फिर जैसे समझ लें कि मक्की का दलिया, या ये भी चीज़ें एक साइड पे कर लें। जो आजकल मक्की आ रही है और मक्की की जो छल्ली होती है, जिसको हम यानी कि छल्ली जो पकी हुई छल्ली होती है, अक्सर लोग ये छल्लियों को यानी कि पैसे ही यानी कि बरी कर लेते हैं, चारे को काट लेते हैं, काट कर छलियाँ भी साथ ही मुकम्मल तौर पर यानी कि काटे हुए पीसे की शक्ल में चले जाते हैं, जिससे जानवर खाते हैं और गैर हज़मशुदा खुराक जिस्म में रूमिनेंट एसिडोसिस का सबब बन जाती है। क्योंकि इसमें भी भाई कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा मकदार होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा मकदार ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से जिस्म में मौजूद ग्लूकोज लेवल बढ़ जाने से जिस्म में रूमिनेंट एसिडोसिस का केस जो होता है वह सामने आना शुरू हो जाता है। जिससे जो सबसे ज़्यादा जो मेन जो पहचान होती है वो ये होती है कि जानवर की पीएच लेवल जो होता है वो 5 से 6 से यानी कि जब 5 से थोड़ी सी कम आ जाती है, 4 तक चली जाती है, 6 से 5, 5 से 4 तक चली जाए। अगर इससे भी कम हो जाए, यानी कि 2 हो जाए या 1 हो जाए, पीएच लेवल इतनी ज़्यादा लो हो जाए, तो अक्सर हम ये केसेस को सीरियस केसेस में यानी कि तस्लीम कर लेते हैं। और अक्सर ये केसेस जो होते हैं 2 से 1 जिसकी पीएच लेवल होगी वो जानवर अक्सर कंट्रोल नहीं होते, बहुत मुश्किल से जानवर कंट्रोल होते हैं। उसमें काफ़ी हद तक जानवर का परहेज़ करना पड़ता है, काफ़ी हद तक जानवरों को नॉर्मल सलाइन में रखना पड़ता है। जानवरों को डेक्स्ट्रो टाइप या कोई ग्लूकोज टाइप या कोई शक्कर, बेसन या फिर गुड़ वगैरह की ये खुराक जो होती है वह सारी की सारी बंद करनी पड़ती है। और दलिया और वंडा वगैरह और छलियाँ वगैरह और गंदम और मकई और खल वगैरह की जो मुकम्मल तौर पर जो खुराक होती है वो बंद करना पड़ती है। तो फिर हम इसका इलाज कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हमने NS की ड्रिपें देनी होती हैं, फ्लूइड देना होता है जानवर की कंडीशन के हिसाब से। अगर जानवर की हालत सीरियस हो, इलेक्ट्रोलाइट्स और डिहाइड्रेशन, यानी कि जानवर के जिस्म में बहुत ज़्यादा आँख वगैरह अंदर को दनसी हुई हो और स्किन में सिलवटें पड़ चुकी हों और स्किन को अपनी अंगूठे और शहादत वाली उंगली से पकड़ने से आप वो अपनी तरफ खींचेंगे तो स्किन की यानी कि वापसी जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता हो, स्किन कच्ची हो जाए, तो ये सारी की सारी अलामात होती हैं डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी की कमी की अलामत होती हैं। तो इसमें जानवर को कम से कम 6 से 7 लीटर तक जो है ना NS देना चाहिए फ्लूइड। और इसमें मेटाबॉलिक यानी कि जितने भी मेटाबॉलिक डिजीज़ में हम विटामिन देते हैं वो दिए जाते हैं, जिसमें MUI काम आ जाता है, कैल्शियम आ जाती है और इसके साथ साथ नोवामिन आ जाती है, MUI काम आ जाता है, B कम्प्लेक्स आ जाता है, साइनोकोब आ जाता है और डेक्सामेथासोन ये भी देना चाहिए ताकि जिस्म में खून की जो यानी कि फरावानी जो होती है वो बेहतर तरीके से चले। स्टीरॉयड होता है और इसके साथ साथ जानवर का रिएक्शन जो होता है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और सबसे मेन जो डेक्सामेथासोन का काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टीरॉयड का ही होता है, क्योंकि जिस्म में मौजूद जो टॉक्सिन्स जो होते हैं वो जहरीले असरात जो होते हैं वो जिस्म के अंदरूनी अज़ाओं में सोजिश पैदा कर देते हैं, जिससे ये डेक्सामेथासोन क्लियर कर देता है। और कैल्शियम का जो इस्तेमाल है वो भी कोशिश करें कि 150 ml तक बड़े जानवर को दे सकते हैं, ज़्यादा मकदार में ना दें ताकि हाइपर कैल्सीमिया का मसला ना बन जाए। और जो मल्टीविटामिन्स है वो भी यानी कि खुराक के हिसाब से, जानवर की कंडीशन के हिसाब से, वज़न के हिसाब से दें, ज़्यादा मकदार में ना दिया जाए ताकि जानवर की क़ुव्वत व मुदाफ़त में और इसको बर्दाश्त करने में यानी कि जानवर की बर्दाश्त के हिसाब से जानवर को यह डोज़ दें ताकि ओवरडोज़ का मसला ना बन जाए। तो ये देखिए, हमने जब इसको फ्लूइड दिया तो ये तकरीबन 6 से 7 दिन से जब ऑफ फीड थी, जब खुराक नहीं खा रही थी,
ये जब खड़ी होती थी अपनी टांगों पे मुकम्मल तौर पर खड़ी भी नहीं हो सकती थी, चलती थी तो थोड़ी देर के बाद बैठ जाती थी और 2 से 3 दिन तक थे। ये बहुत ज़्यादा इसकी हालत सीरियस थी। तो जब हमने देखा तो यानी कि इसको हमने जो फ्लूइड दिया और फ्लूइड देने के बाद हमने इसको सोडा बाइकार्ब हमने 100 ग्राम और इसके साथ साथ हमने अजवाइन देसी 50 ग्राम और एलवी जस्ट 100 ग्राम और इसके साथ हमने ब्लैक नमक ब्लैक साल्ट जो है वो हमने 30 ग्राम, ये कम्बिनेशन हमने देने का मशवरा दिया सुबह शाम। और यही डोज लगातार 20 से 25 दिन तक दे ताकि जानवर का स्टमक जो पावरफुल हो जाए, ताकत में आ जाए। और एक और चीज़, 12 घंटे के वक्फे के साथ हमने जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के इंजेक्शन जो होते हैं 25 ml के 5 और 7 हैपागार्ड का इंजेक्शन स्टार लेबॉरेटरी का, ये हमने 100 ml एक अदद NS में भी डाल दिया था ताकि जानवर के जिस्म में जो मज़ीद फ्लूइड वगैरह हो, यानी कि फासद मादे हों जो कि खारिज ना कर रहा हो, जानवर को डायरिया वगैरह में थोड़ी सी कमी पेशी आ रही हो, जानवर का डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए, जानवर की जुगाली चलाने के लिए, जानवर का हाजमा बेहतर करने के लिए ये हम सोडियम बाइकार्बोनेट के इंजेक्शन देते हैं और साथ हैपागार्ड के इंजेक्शन। दूसरी चीज़, जानवर का pH लेवल को बराबर करने के लिए, बेहतर करने के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं। और इसके साथ जानवर के जिस्म में, खून में जो टॉक्सिन्स जो होते हैं, जहरीले असरात जो पैदा हो जाते हैं, वो भी काफ़ी हद तक इससे बेहतर हो जाती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि जिस्म में मौजूद अल्कलाइन की जो ज़्यादती हुई होती है, अल्कलाइन की ज़्यादती को भी बेहतर करने के लिए हम एसिड का ये काम करते हैं और अल्कलाइन को यानी कि कमी करते हैं अल्कलाइन की और एसिड की हम ज़्यादती करते हैं, जिससे जिस्म में मौजूद pH लेवल जो होता है बढ़ जाता है। और 6 से 7 तक, अगर 7 तक pH लेवल आ जाए तो जानवर की मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्ती की निशानदही साबित होना चढ़ना शुरू हो जाती है। और हमने एंटीबायोटिक का जो यूज़ करते हैं, हम ज़्यादा सीरियस केसेस में एंटीबायोटिक का जो यूज़ करते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 20 ml दे सकते हैं, एनरोफ्लॉक्सासिन 20% 15 ml दे सकते हैं। और साथ हम एक इंजेक्शन और देते हैं अगर जानवर को लॉन्ग इन्फेक्शन हो या फिर ये इंजेक्शन पहले लग चुके हों, जानवर की बेहतरी ना आ रही हो, तो फिर हम एक्सीफर का, सेफ्टीफर का यूज़ करते हैं। पेन किलर के तौर पर फ्लोरेक्समेग्लामीन का यूज़ करते हैं। और साथ लिवर टॉनिक के लिए हम हेपाबुवी और हेपाप्री वगैरह का यूज़ करते रहते हैं, जिससे जानवर का लिवर टॉनिक का मसला भी हल हो जाता है।